नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी इखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग सर्वप्रथम एक महान संत हुए थे, संत रविदास। उनकी एक भजन है जो कि एक बहुत बड़े भजन गायक हैं, अनूप जलोटा। उनकी भजन आप लोगों ने सुनी होगी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। ये बहुत ही हृदय को छूने वाली भजन है संत रविदास की और अनूप जलोटा जी ने भी बहुत ही मधुर हृदय स्पर्शी आवाज़ में मैंने उन धुनों में अपनी आवाज़ दी है। तो उनके महात्म्य को वर्णन करने का मकसद ये है कि वो गंगा के किनारे जूता सिलने का काम, चमड़े का काम करते थे और कठौती में कठौती के पानी में चमड़ा भिगोते थे और गंगा स्नान को कभी जाते नहीं थे। तो लोग कहते थे कि अरे भाई गंगा के किनारे हो और गंगा मैया में कभी स्नान नहीं करते हो। तो उनका कहना था कि गंगा मैया का हम पर इतना बड़ा स्नेह है कि हमको वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। गंगा मैया खुद हमारी इसी कठौती में आएंगी। उनके विचारों की पवित्रता की ताकत जरा देखिए कि माँ गंगा को वो चमड़ा भिगोने वाली कठौती में आना पड़ा, प्रकट होना पड़ा और दुनिया ने देखा। यह है विचारों की पवित्रता की ताकत। तो आज उनकी सीख को माने, उनके उपदेश को माने, तो जिनके विचार पवित्र हों और उस अनुसार जिसका आचरण और व्यवहार पवित्र हो, जिसकी सोच पवित्र हो, उसको किसी गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, किसी हज में जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मनुष्य या इंसानियत के साथ व्यवहार में ही सब कुछ सन्निहित है। ये उनका निर्देश है, ये उनका उपदेश है, ये उनकी सीख है। आज उस सीख की
हमारे भारतीय समाज को सख्त आवश्यकता है। आज ये स्वार्थी तत्व क्या सिखा रहे हैं? मंदिर मस्जिद पर झगड़े। कुछ ऐसे भी गिरोह खड़े हो गए हैं जो कहते हैं कि हम 700 साल पुराने मंदिरों को वापस लेंगे, मथुरा लेंगे, काशी लेंगे, अयोध्या तो ले लिया, सिर्फ इस समाज में नफरत फैलाने के लिए, भारतीय समाज को कमजोर करने के लिए। और गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, काकस और वाम दल जैसे देश विरोधी ताकतों के मंसूबों को पूरा करने के लिए ये देश में हर वक्त जो है नफरत जो है किसी न किसी बहाने ये फैलाने की फिराक में रहते हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मसला आया था, भारतीय अवाम ताकत दल का बस यही कहना था, ठीक है, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है, हम सभी को मानना है, शांति बनाए रखनी है, सद्भाव बनाए रखना है। अलग अलग पार्टियों ने क्या अपने अपने स्वार्थों के अनुसार कहा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन थोड़ी इतनी अपेक्षा थी उस सर्वोच्च न्यायालय से कि इस देश में सद्भाव कायम करने के लिए यदि उसी राम मंदिर के साथ मस्जिद का भी आदेश बगल में कर दिया होता तो पूरे विश्व के लिए, पूरे हमारे भारतीय समाज के लिए एक आपसी सद्भाव की बहुत बड़ी मिसाल रहती। लोग प्रभु राम का भी दर्शन करने आते और वही जो है मस्जिद में भी दर्शन करने जाते, जो मस्जिद में दर्शन करने आते वो प्रभु राम का भी दर्शन करते हैं। इसलिए कि जो सच्चे मन से होते हैं उनके लिए प्रभु राम और अल्लाह एक ही दिखते हैं। ये तो स्वार्थी तत्व हैं जो कि इनमें भेद विभेद करते हैं और समाज में भेद विभेद फैलाते हैं और नफरत करते हैं। तो खैर, इस विषय पर ज़्यादा भारतीय जनता दल को कुछ नहीं कहना है। और एक महत्वपूर्ण बात, आबादी विस्फोट हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इसके विषय में भारतीय जनता दल ने पिछले कई एपिसोडों में के जरिए ये बताया था कि चीन का क्षेत्रफल हमारे भारत के क्षेत्रफल के 2.5 गुना से भी ज़्यादा है और हम उसकी आबादी को छूने जा रहे हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के 3.5 गुना से भी ज़्यादा है। वहाँ की आबादी महज 35 करोड़ के आसपास है और हमारी आबादी 1 से 35 करोड़ या 1 से 38 करोड़ के आसपास है। जाहिर है सुख कहाँ होगा। कुछ दिनों में रोजगार और रोटी तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। लोगों को ज़मीन नहीं मिलेगी रहने के लिए, लोगों को हवा नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए, लोगों को पानी नहीं मिलेगा जीवन को कायम रखने के लिए, यदि इसी तरह से आबादी विस्फोट चलता रहा। तो आबादी विस्फोट बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश भारतवर्ष की। इस विषय में हमारे भारतीय अवाम ताकत दल के एक साधारण पदाधिकारी और संजोग से वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से आते हैं, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। उनका बेबाकी से ये कहना था कि यदि ये मोदी जी चाहते तो इन 7 सालों में इस
आबादी विस्फोट को काबू में करके ऋणात्मक दिशा में उसको ले जा करके इस जो कि जबकि इन्होंने सत्ता संभाली थी 2014 में, तो 130 करोड़ था, आज 135 या 138 करोड़ हो गया है। तो उसको 80 करोड़ पर ले आते, उसको ऋणात्मक दिशा में उस आबादी विस्फोट को नियंत्रित करके उसके प्रगति या ग्रोथ यानी ऋणात्मक दिशा में ला करके उसको 80 करोड़ के आसपास लाते। भारतीय जनता के दल भी इसके विषय में इसका स्पष्ट मत है कि आबादी विस्फोट को नियंत्रित करके उसको ऋणात्मक दिशा में उसकी ग्रोथ को, उसकी वृद्धि को ऋणात्मक दिशा में करके इसको 30, 40, 50, 60, 70 सालों में धीरे धीरे करके इसको 30 करोड़ के आसपास लाने की सख्त आवश्यकता है। तभी हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे आगे आने वाले बच्चों को, आगे आने वाली जनरेशन्स और नस्लों को सुख नसीब हो पाएगा। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी समस्या है। तो ये चिंता हमारे भारतीय जनता दल के उस पदाधिकारी की थी जो कि बहुत ही मामूली किस्म के हमारे पदाधिकारी थे, लेकिन उनकी सोच, उनकी चिंता इतनी बड़ी थी। और ख़ास करके वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके विषय में कुछ असामाजिक कट्टरवादी तत्व ये फैलाते हैं, ये मुसलमान लोग अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं, आबादी बढ़ा करके हुकूमत करना चाहते हैं, और क्या क्या गजवा हिंद, दारुल इस्लाम इत्यादि वगैरह लाना चाहते हैं। तो जरा देखिए कि भारतीय जनता दल के उस पदाधिकारी जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से आते हैं, उनकी क्या सोच है, क्या चिंता है। और उनसे कई हजार, कई करोड़ इस्लाम आस्था वाले समाज के लोग उनसे बात करते रहते हैं। तो यह सोच हमारे कई करोड़ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की भी सोच है, जो कि भारतीय जनता दल के उस पदाधिकारी की सोच चिंता है जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के अधिकांश हिस्से की चिंता को प्रकट किया है। और वाकई में भारतीय जनता दल जब भी मौका मिलेगा, सत्ता उसके हाथ में आएगी, इस आबादी विस्फोट को सभी के बीच में स्वस्थ तरीके से समझा करके, बुझा करके और सख्ती से इसको लागू करेगा। और सख्ती से कैसे लागू करेगा, वो जब लागू करेगा तो बताएगा भी, और इसमें किसी को इसके उल्लंघन के लिए बख्शा नहीं जाएगा। और इस प्रकार वो इस आबादी विस्फोट को रोक करके ऋणात्मक दिशा में वृद्धि को ला करके और 30 करोड़ वाले लक्ष्य की ओर उसको साधेगा। वहीं पर राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव जीतने वाले, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोरने वाले, राष्ट्रवाद के नाम पर सत्ता हथियाने वाले भारतीय जनता पार्टी की असलियत जरा देखिए। मोदी जी कभी भी इस आबादी विस्फोट को समस्या नहीं मानते हैं, राष्ट्रीय समस्या नहीं मानते हैं। ये कहते हैं उन्होंने बहुत ही लापरवाही भरा
एक वक्तव्य जो दिया था जब उन्होंने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के अवसर पर भाषण में कहा था कि छोटा परिवार रखना देशभक्ति है। कितना लापरवाही भरा। और दूसरी ओर इस आबादी विस्फोट को कभी भी भारतीय जनता पार्टी, कभी भी मोदी जी इसको राष्ट्रीय समस्या के रूप में कभी भी नहीं देखा। अलबत्ता श्री मोदी जी इस आबादी विस्फोट को डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसको हिंदी में कहा जाएगा आबादी लाभांश के रूप में हमेशा कहते रहते हैं। तो जो इस आबादी विस्फोट को डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में देखता है और इसको समस्या मानता ही नहीं है, तो कैसे इस आबादी विस्फोट को नियंत्रित करने की बात करेगा और उसको ऋणात्मक वृद्धि की दिशा में लाने की बात करेगा। ये धोखेबाजी, ये राष्ट्र के साथ छल, अपनी आवाम के साथ छल उस व्यक्ति का है जो हमारे दुर्भाग्य से हमारे देश का प्रधानमंत्री है और जिसने राष्ट्रवाद के नाम पर, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर उन लोगों के साथ छल किया है। और हमारे देश में राष्ट्र के प्रति चिंता करने वाले राष्ट्रवादियों की एक बहुत विशाल संख्या है, विशाल आबादी है। उन्हीं को धोखा दे करके, उन्हीं से झूठ बोल करके, उन्हीं से छल कपट करके वोट बटोरते चले आ रहे हैं। लेकिन वो हमारे राष्ट्रवादी भारतीय भाई बहन, और मैं से बताऊं कि अब सभी को राष्ट्रवादी होने की सख्त आवश्यकता है। राष्ट्र के विषय में सोचें, देश के विषय में सोचें, भारतवर्ष के विषय में सोचें। भारतवर्ष के प्रति भक्ति, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मुल्क परस्ती, आवाम परस्ती, इसका जज्बा जरूर लाएं। तो हमारे उन राष्ट्रवादी भारतीय भाई बहनों से इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने, मोदी जी ने छल कपट से वोट बटोरा, सत्ता हथियाई और सत्तासीन हो गए आज 7 साल से और देश को धोखा दे रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अपने काम गिनाने के नाम पर, उनके गिने चुने नाम है। पहला, जनधन योजना की बात करते हैं और मुद्रा योजना, कौशल विकास योजना की बात करते हैं और शौचालय की बात करते हैं, सस्ते घर की बात करते हैं, सौभाग्य योजना जिसमें कि बिजली कनेक्शन दिया जाता है उसकी बात करते हैं और राम मंदिर की बात करते हैं, धारा 370 की बात करते हैं। तो जरा इनको गौर से जरा देखिए। धारा 370 इन्होंने हटाई, जो कि देश के लिए जरूरी था, और उसी समय ये गद्दार गांधी नेहरू परिवार, चांडिया चौकड़ी, काकस, वामदल इत्यादि और गद्दार राहुल भी बेनकाब हुआ देश के खिलाफ और धारा 370 के पक्ष में बोलते हुए। तो ये काम तो जरूरी था, लेकिन उससे जरूरी था कि ये धारा 370 और धारा 335 से किस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संवैधानिक छल करके भारत के संविधान में डाला गया है और जिसका कि कहीं जिक्र भी नहीं है। तो उस सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू और देश का सबसे बड़ा दुश्मन, और यही जवाहरलाल नेहरू भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का
बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। तो उसकी कश्मीर के विषय में उसकी गद्दारियों की एक लंबी फहरिस्त है। भारतीय जनता दल ने मैंने पिछले किसी एपिसोड में कई एपिसोडों के जरिए बताया था और आगे भी बताएगा। तो उस गद्दार सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार और देश का सबसे खतरनाक दुश्मन जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों को ये भारतीय जनता पार्टी वाले जब 370 हटा रहे थे, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य था कि उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के गद्दारियों को देश के सामने लाते, असलियत सामने लाते। और उसका सबसे बड़ा फायदा होता कि आज देश की समस्याओं के लिए जो एक मानसिकता फैलाई गई है कि देश की समस्याओं के लिए हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन या जिनको ये सब मुसलमान कहते हैं वो जिम्मेदार हैं, देश के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाता कि इन समस्याओं के लिए सिर्फ ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार था। और जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू को जिसने प्रधानमंत्री बनवाया, जबकि कांग्रेस चाहती थी सरदार पटेल को, देश चाहता था मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ये गद्दारी मोहनदास करमचंद गांधी की भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज उस मोहनदास करमचंद गांधी का भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का भी साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सब गद्दारियां हैं हमारे भारतवर्ष के खिलाफ इस भारतीय जनता पार्टी की और श्री मोदी की। तो ये रहा धारा 370 के विषय में। बाकी जो है जनधन, सौभाग्य, मुद्रा योजना, कौशल विकास, शौचालय, इसके विषय में किसको लाभ मिला, किसको लाभ मिलना चाहिए, इसके विषय में कोई न तो आंकड़ा इनके पास है न तो जानकारी है। किन पात्रों को मिलना चाहिए, किन कुपात्रों को मिल गया, इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। यही होता है। जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी के भी वक्त में गरीबों के नाम पर हजारों स्कीम चलती थी, लेकिन वो उस स्कीम का लाभ जितने भी तिकड़मी चालू वालू ऐसी जीएनपीसी के एजेंट ही उसको चट कर जाया करते थे। आज जितनी भी ये जनधन योजना, शौचालय है, सौभाग्य योजना है, कौशल विकास और मुद्रा योजना है, सस्ते घरों की योजना है, जो भी है वह किसको मिल रहा है और पात्र लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कुपात्रों को कोई ऐसा तो नहीं कि कुपात्रों को मिल रहा है, इसकी बिल्कुल जानकारी इस निकम्मा और कायर अराजक प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं है और बीजेपी वालों को भी नहीं है, सिर्फ ढिढोरेबाजी। और बाकी जो एक्सप्रेसवे, हाईवे, फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसके मंत्री कुछ काबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नितिन गडकरी और पीयूष गोयल ये काबिल किस्म के हैं। तो उन दोनों मंत्रियों के काम को दिखा करके ये देश की जो गद्दारी है, देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं बीजेपी वाले और मोदी जी, उसमें ये छिपना चाहते हैं और अपने पाप को छिपाना चाहते हैं। हमारी भारतीय सेना, ये पूरा विश्व जानता है, पूरा संसार जानता है कि यदि इसको
अस्त्र शस्त्र मिल जाए और इसके हाथ खोल दिए जाएं, इसके ऊपर से पाबंदी हटा ली जाए। विश्व में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि इसका सामना कर सकती है। इसने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक किया, ये बिल्कुल काबिल तारीफ है। और देश के अंदर भी जब भी कोई आफत आती है तो ही हमारी भारतीय सेना उसी राष्ट्रभक्ति के जज्बे से अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। लेकिन उनके कामों के अंदर जो है, ये भारतीय जनता पार्टी वाले और मोदी जी देश के खिलाफ जो ये गद्दारियां हैं उसको छिपाने की, उस पर छिपने की बराबर कोशिश करते हैं। समाचार ये भी मिला है, कल समाचार में देख रहा था कि बंगाल में एक बहुत ही खतरनाक किस्म का कोरोना का दूसरी बड़ी खतरनाक लहर चल पड़ी है। और जाहिर है ये भारतीय जनता दल बराबर इस बात की चेतावनी दे रहा था कि रैली मत करो, रैली मत करो, लेकिन सत्ता की हवस, अपनी सत्ता हथियाना है, इसकी हवस। देश को याद होगा कि उसी सत्ता की हवस में इस जीएनपीसी ने देश को बांटा था, और वैसी सत्ता की हवस आज लोगों की जान की परवाह न करके ये मोदी जो है रैली कर रहा है। जब ये रैली कर रहा है तो वो देश की गद्दार ममता बनर्जी भी रैली करती होगी, दूसरी पार्टियों के लोग रैली करते होंगे। इन रैलियों से एक बहुत खतरनाक किस्म का कोरोना की लहर चल पड़ी है, और वो लहर जो है हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के ऊपर ये कोरोना का कहर जो है बरप रहा है और उसके शिकार हो रहे हैं। ये बहुत दुख की बात। इतना निवेदन किया गया, इतना यूट्यूब के माध्यम से, और यूट्यूब का संदेश मोदी जी और बीजेपी वालों के पास जरूर जाता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सत्ता हथियाने की हवस में इतने अंधे कि इनको लोगों की जान नहीं दिखती है। लोगों की लाशों पर भी यदि इनको सत्ता मिलती है तब भी ये उसको हथियाने में संकोच नहीं करते। कल एक समाचार और भी आ रहा था कि लखनऊ में एक हमारा भारतीय भाई अपने कंधे पर गैस का ऑक्सीजन का सिलेंडर भरवाने के लिए परेशान हो रहा था। वो यही कह रहा था कि ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पा रही है, हमारे पिताजी जो है दम तोड़ने को हैं, मैं किसको वोट दूं? हमको तो लगता है कि हमको सिर्फ नोटा को दबाना चाहिए। आज नोटा की आवाज़ हर उस दुखी भारतीय भाई की हृदय से निकल रही है। और यही बात भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि जब तक ये पार्टियां मतपेटी पर नोटा के द्वारा शिकस्त नहीं दी जाएंगी तब तक इनके मंसूबे पस्त नहीं होंगे, इनके कुत्सित हौसले पस्त नहीं होंगे। ये बराबर भारतीय जनता दल कह रहा है। अभी भी एक आध दो चरण बचा हुआ है, आप सभी लोग सिर्फ नोटा 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 ही दबाइए, तभी इनके खतरनाक मंसूबे पस्त होंगे। ये हालत। और 2 चरण बाकी है, इसके बाद मतगणना आएगी, फिर उसमें कोरोना अपना कहर जो है बर पाएगा। इसीलिए भारतीय जनता दल ने और मैंने भी जो एक संवैधानिक संस्था है, न्यायालय, भारत की माननीय न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय
माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय, माननीय केरल उच्च न्यायालय, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय, ये सभी हमारे माननीय उच्च न्यायालय सुओ मोटो संज्ञान में लेकर के अपने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करें और सरकारों को, खासकर मोदी सरकार को भी मजबूर करें कि लोगों की जान बचाने के लिए चुनाव की हवस छोड़ करके लोगों की जान बचाने के लिए ये सारे संसाधन, सारे ऊर्जा, सारी ताकत उसमें लगाएं। तो और इससे भी जरूरी ये है कि हमारे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं, भारतीय जनता दल का ये निवेदन, ये संदेश जो माननीय न्यायालय गण हैं, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के उच्च न्यायालय तक, उन तक पहुंचाने के लिए पूरा सोशल मीडिया में, इसलिए कि हमारे भारतीय भाई बहनों के घरों में बच्चे भी जानकार होंगे और लोग भी जानकार होंगे, तो कोई सोशल मीडिया का कोई कोना मत छोड़िए। फेसबुक, जितने भी फेसबुक हैं और फेसबुक के जितने भी समूह हैं, सब में डालिए। इंस्टाग्राम में डालिए, कू ऐप चला है उसमें डालिए, ट्विटर पे डालिए। ये पूरा सोशल मीडिया में तूफान मचाइए। ये संदेश हर जगह जाना चाहिए, तब जाकर के ये दबाव बनेगा और हमारे भारतीय भाई बहनों की जान बच पाएगी। और जो भी चुनाव बचा है उसमें सिर्फ नोटा 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 का इस्तेमाल करें और भी भारतीय एकता के आधार पर सभी हमारे देश के लोग अपने को भारतीय समझें, किसी भी रूप में अपने को हिंदू न समझें, किसी भी रूप में अपने को मुस्लिम न समझें, किसी भी रूप में अपने को सिख या ईसाई न समझें, किसी भी रूप में अपने को कश्मीरी, पंजाबी, हरियाणवी, बिहारी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयाली, कन्नड़ी, बंगाली, पंजाबी इत्यादि, असमिया इत्यादि बिल्कुल न समझे। वो सिर्फ अपने को भारतीय समझे। और इन चुनावों में, खासकर पश्चिम बंगाल में, सभी भारतीय भाई बहन एक होकर के नोटा 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 का इस्तेमाल करें। और एक समाचार और आया है कि ये जो केजरीवाल है, देश का गद्दार, ये अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए अब उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखने का नाटक कर रहा है। सुनने में आया है कि जितनी दवाइयां हैं, जितने ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, सबकी कालाबाजारी करके, दवाइयों की कालाबाजारी करके ये पैसे लूट रहा है और पैसे इकट्ठे कर रहा है। समाचार तो ये भी मिल रहा है, कोई कह रहा था कि जो इस समय कोरोना का संकट है, इसी में ये लूट का ये अवसर देख रहा है और इसको लूट के अवसर के रूप में इस्तेमाल करने की फिराक में है या कर रहा है। तो जितनी दवाइयों की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करके, और कोई शायद उसका कोई ये समाचार मिला कि कोई उसका नज़दीकी केजरीवाल का कह रहा था कि ये सोनिया गांधी के स्तर की लूट जो है ये करना चाहता है।
तो इतना खतरनाक अवाम का दुश्मन, देश का गद्दार केजरीवाल जो है, ये मोदी जी के संरक्षण में ये सारी कारगुजारियां कर रहा है। मोदी जी के तत्वाधान में ये सारी कारगुजारियां कर रहा है। मोदी जी के पेट्रोनेज और प्रोटेक्शन में सारी कारगुजारियां कर रहा है। इसलिए मोदी जी की भारतीय अवाम के खिलाफ और अपने देश भारतवर्ष के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी वालों की। जितने भी विपक्षी दल हैं या उसके नेता हैं, इस मोदी जी के शासनकाल में बिल्कुल सुरक्षित हैं और अपने जो उनके अपने धंधे हैं वो चला रहे हैं। उनको सत्ता की जरूरत ही नहीं है। वो खुद चाहते हैं कि मोदी जी ही सत्ता में रहें और इन देश के गद्दारों का, जो गद्दार हैं जैसे राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, केजरीवाल है, इनके धंधे चलते रहे। वो हमेशा चाह रहे हैं, भले वो एक दिखावटी विरोध हो कि मोदी जी सत्ता में रहें और उनके सारे काले कारनामे, आवाम विरोधी कारनामे, देश विरोधी कारनामे वो चलाते रहे। तो उनको सत्ता की, वो सत्ता लेके क्या करेंगे? सत्ता यदि उनको मिल जाए तो फिर वो मिल जाएगी भी तो फिर जो जनता को जवाब देना पड़ेगा। जनता के प्रति जवाबदेह होइए, संसद में जवाब दीजिए, लोगों को जवाब दीजिए। इस सारी झंझटों से दूर विपक्ष में रहिए, मोदी जी को शासन में बिठाते रहिए और वो सारे लाभ, सारी सुविधाएं जो कि सत्ता में रहते हुए भी शायद उनको नसीब नहीं होंगी, वो सब जो है मोदी जी उनको दिला रहा है। अब देखिए ना, इसी राहुल गांधी को जब कोरोना पॉजिटिव की शिकायत आई थी तो ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर उसके यहाँ किया गया। अब सवाल है कि मोदी जी इस गद्दार राहुल गांधी को समझते क्या है? देश तो देख रहा है कि ये राहुल गांधी इस देश का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन और सबसे बड़ा खतरनाक गद्दार है, लेकिन मोदी जी मानते हैं कि यह देश का शहंशाह है, देश का सम्राट है, ये युवराज है। इसलिए उस देश के डकैत को, देश के सबसे खतरनाक दुश्मन गद्दार को सारी सुविधा ये दिलवा रहे हैं, और वहीं पर हमारी आम जनता, जिस जनता ने इनको प्रधानमंत्री बनवाया, उसके वो जो है सड़कों पर दम तोड़ रही है। इन्हीं गद्दार किस्म के जो है ये केजरीवाल जैसे और राहुल गांधी की सरकारों के द्वारा। एक बात और, ये जो न्यूज़ चैनल भी, देखिए न्यूज़ चैनल भी इस संकट में एक कॉस्मेटिक उपाय के रूप में झूठ मूठ का परिचर्चा करते हैं और ये देश के सबसे बड़े दुश्मन है। यह बात हमारे प्रत्येक आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें। ये जी न्यूज़ का कोई विशाल कालरा है, वो बराबर कह रहा था कि केजरीवाल ने अंबानी को, टाटा को और महिंद्रा को चिट्ठी लिखी है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। बताइए, सारी ऑक्सीजन की काला बाजारी करके
ये सारा काला धन इकट्ठा कर रहा है और उस जिम्मेदारी को दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए ये चिट्ठियां लिख रहा है और उसकी बात को ये जी न्यूज़ वाला एक न्यूज़ फ्लैश के रूप में दिखा रहा है। तो कुछ कुछ न्यूज़ तो देशभक्ति का मुखौटा पहन करके देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जैसे जी न्यूज़ है, इंडिया टीवी है और रिपब्लिक भारत है। और कुछ जो है वो सरेआम जो है इसी गद्दार राहुल गांधी, गद्दार प्रियंका गांधी, गद्दार केजरीवाल और गद्दार सोनिया गांधी के पक्ष में इस कोरोना के संकट की घड़ी में भी उनके पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये न्यूज़ चैनल भी हमारे भारतीय अवाम के, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों और इस देश के खिलाफ बहुत ही खतरनाक किस्म के गद्दार हैं सब। और एक बात और कि वो जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, इस दौरान लोगों की जान बचाने की बजाय इस अवसर को देख रहा है, लोगों को भड़का रहा है कि पिछले 700 सालों का हिसाब लेना है, पिछले 1000 सालों का हिसाब लेना है। और वो बोलता कैसे है? कहता है कि ये काम सरकार का नहीं है, लोगों को कहता है कि ये अपने हाथ में लीजिए, आप करिए, मैंने आप हिंसा फैलाइए, देश में नफरत फैलाइए। इतनी खतरनाक बात बोल रहा है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस खतरनाक गिरोह को पहचाने, इसको पहचाने। और हम नहीं कहते कि अकेला होगा, इसी के देखा देखी बहुत संभव है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी इतने ही खतरनाक कुछ गिरोह होंगे। तो इन सारे गिरोहों को हमारे सभी भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के इनको कुचलने की आवश्यकता है। इनको आप कुचलिए, ये बहुत खतरनाक किस्म के सांप हैं। और एक बात कह करके भारतीय जनता दल इस परिचर्चा को समाप्त करना चाहेगा। एक समूह है सुशील पंडित, जीडी बख्शी, आरएसएन सिंह, ये कभी कभी इसी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के साथ कभी कभी मिलते हुए दिखाई देते हैं। सुशील पंडित जैसे लोग या जीडी बख्शी जैसे लोग ये सारा कुछ कह जाएंगे कि नेहरू ने ये किया, तो फिर दूसरे वाक्य में बोलेंगे देश ने ये किया, नेहरू ने किया, फिर देश ने ये किया। लेकिन नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को इस देश का सबसे खतरनाक गद्दार नहीं कहते हैं। जीडी बख्शी कभी भी जवाहरलाल नेहरू को इस देश का सबसे खतरनाक गद्दार नहीं कहते। वही हाल आरएसएन सिंह का। तो जब तक इस खतरनाक गद्दार नेहरू को गद्दार के रूप में बेनकाब नहीं किया जाएगा, तो हमारे जो वास्तविक और असली अमर शहीद हैं, जिन्होंने अपने खून और जान का बलिदान देकर के इस देश को आज़ाद कराया, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गड्डुल इत्यादि का महत्व जो है वो आम जनता में कैसे आएगा? तो ये लोग भी बड़े खतरनाक किस्म के हैं। नेहरू की बात को छू लेंगे, लेकिन नेहरू इतना बड़ा गद्दार है, कभी भी बेनकाब नहीं करते। और वही हाल बीजेपी की भी है। 370 हटाएगी,
लेकिन नेहरू की गद्दारियों को कभी भी बेनकाब नहीं करेगी देश के सामने। यही तो गद्दारी है बीजेपी के देश के खिलाफ। तो इसलिए भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों से ये विनम्र विनती करता है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक सोशल मीडिया में इसको प्रसारित करिए। भारतीय जनता दल भी कुछ संसाधन इकट्ठा कर रहा है, उस संसाधन के जरिए भी प्रसारित करवाएगा। लेकिन उससे सशक्त माध्यम है कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन सोशल मीडिया का कोई कोना न छोड़ें, कोई ग्रुप न छोड़ें, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो ट्विटर का हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे कू ऐप का हो, ताकि ये जन जन तक पहुँचे। तभी इसकी कामयाबी है। तभी ये इन देश विरोधी जो राजनीतिक दल हैं जो सत्ता पर बैठे हैं, इन पर दबाव बनेगा और लोगों की जान बच पाएगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।